आज भी कहा जाता है पाकिस्तान को 3A चलाता है, पहला लॉ, दूसरा अमेरिका और तीसरा आर्मी। विश्व इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि विश्व की 10 आर्मी में पाकिस्तान है, इतनी बड़ी सेना को कोई समर्पण करवा पाए। वो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट में भी, तो ये कितनी खतरनाक सोच का हिस्सा है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ आफ्ताब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। 1971 इंडो पाक वॉर इनसाइट्स पर बनी ये सीरीज आप सब देख रहे हैं और इस एपिसोड में भी आपको वो रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। विनय सर, एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में तो मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार सुन रहा हूं और बहुत दिलचस्प मामला रहा है जिस तरह से आपने उसमें यूएसए, चाइना और यूएसएसआर की बातें बताई कि किस तरह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन की वजह से ये वॉर अहम हो जाता है 1971 का। कैसे चाइना होकर भी नहीं है, कैसे यूएसए चाहकर मदद कर रहा है लेकिन पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाया, कैसे यूएसएसआर हमारे साथ खड़ा हुआ है, पैक्ट का हमें फ़ायदा हुआ और किस तरह से इंडियन आर्मी ने कमाल का ये विजय हासिल किया। अब इस एपिसोड में अब तक जो हमने बात की वो बात की आर्मी से लेके रॉ से लेकर इंटरनेशनल जो विजन था, जो इंटरनेशनली पावर्स जो इसमें शामिल रहे हैं, उन बातों का जिक्र पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम ये भी कहें कि एक्सटर्नल पावर्स ने इसका फ़ायदा उठाया तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अंदर कुछ मामला या अंदर कुछ उबाल ना हो, बगैर उसके ही ये सारी चीज़ें हो गई हों। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, संभव ही नहीं। देखिए, अगर इंटरनल फॉल्ट लाइन नहीं है जी, अंदर दरारें नहीं है तो बाहर से कोई खोदने की कोशिश क्यों करे। दर्शक ये आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए और देखिए। इसीलिए कहते हैं कि आपस में दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बाहरी ताकत भी आपका फ़ायदा उठा सकती है, अननेसेसरी का हम लोग आपस में दुश्मन बन बैठेंगे। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान बना, 1947 में पाकिस्तान भी बना, 1947 में इंडिया भी बना, तो ऐसा क्या हो गया सिर्फ 24 सालों में, यानी कि 1971 में जो पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दोनों के दो टुकड़े हो गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ इंटरनली उबाल ना हुआ हो और उसका फ़ायदा एक्सटर्नल फोर्सेस ने या बाहरी ताकतों ने लिया हो। देखिए, अगर 1971 में जो पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ जी, अगर आप केवल पाकिस्तानी इतिहासकारों को देखेंगे तो उन्होंने तो सरलीकरण कर रखा है। सरलीकरण क्या है? क्या कि भारत की सेना और इंदिरा गांधी की सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की और शेख मुजीबुर रहमान की महत्वाकांक्षा का लाभ उठाकर उन्हें विभाजन करवा दिया। ओके, ये सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन जी। अगर इस घटना का वास्तविक अर्थ देखें तो 1947 में जो पाकिस्तान बना, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, एक तो अननेचुरल स्टेट था। हाँ, वही मैंने शुरुआत में कहा कि भूगोल दोनों का अलग है, पर बात भूगोल की नहीं है। 1600 किलोमीटर का अंतर है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक बांग्ला भाषी हैं और एक क्या है, उर्दू और पंजाबी और बलूच लोग हैं जी। एक लोगों का कल्चरल सेंस बिल्कुल अलग है, दूसरे का कल्चरल सेंस बिल्कुल ही क्या है, अलग है। तो वैसे भी अननेचुरल स्टेट थे, फिर भी ये देश बच सकता था। लेकिन जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे उन्होंने दरअसल कोई प्रयास ही नहीं किया कि इसको एकजुट क्या किया जाए, रखा जाए। ओके, मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स तो तुरंत एक्टिव हो गई थी। उन्हें वो मैंने आपको कहा था कि लॉर्ड मॉन्टगोमरी जो फील्ड मार्शल थे और ब्रिटिश आर्मी के हेड थे, उन्होंने 12 मई को जो रेजोल्यूशन दिया था अपना, उसमें कहा था उन्होंने कि हमें कराची एयरपोर्ट यूज करना है, हमें पाकिस्तान की सेना यूज करनी है, हमें पाकिस्तान का एयरफील्ड यूज करना है, और क्यों करना है, कम्युनिज्म को क्या किया जाए, रोका जाए। तो एक तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना की उपयोगिता को समझा था, वो प्रमोट कर ही रहे जी। इन्होंने गलती क्या की? इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है? बांग्लादेश, बांग्ला भाषा लोग, और बांग्ला भाषा लोगों की एस्पिरेशंस को कैसे पाकिस्तान में शामिल किया जाए, ये पाकिस्तान की संविधान और सरकार में सोची जानी चाहिए थी। आप खुद इमेजिन कीजिए कि पूरे भारत में हिंदी भाषी लोग बहुसंख्यक हैं, बिल्कुल, और कल को तमिल
भाषा में हो जाए कि राजकीय भाषा तमिल बनेगी और सारे IAS PCS के एग्जाम तमिल में होंगे, सरकारी नौकरियों में तमिल लोगों को बहुसंख्यक मतलब स्पेस दिया जाएगा, तो क्या हिंदी भाषी लोग स्वीकार करेंगे? नहीं, तो बिल्कुल बहुसंख्यक है। बिल्कुल भी। दुनिया में 1971 में बांग्लादेश जो बना वो विश्व का एकमात्र उदाहरण है जहां बहुसंख्यक आबादी अलग देश की मांग कर रही है। जरा सोचिए, जी जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप नहीं जानते। अल्पसंख्यक तो अलग मांगते हैं, हाँ बिल्कुल, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन अलग देश क्यों मांग रही थी? रीजन क्या था कि पाकिस्तान की सेना और एडमिनिस्ट्रेशन में पश्चिमी पाकिस्तान विशेषकर पंजाबियों का बोलबाला था। उसका रीजन था, दरअसल लाहौर एक सांस्कृतिक केंद्र था और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था जी। तो वहाँ पढ़े लिखे तबकों की आबादी क्या थी? ज़्यादा थी। दूसरा, हमने कहा मार्शल कौम मानी जाती थी। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये पूरा जो गंगा का प्लेन लैंड है बंगाल तक, यहीं क्रांति हुई थी। आज के यूपी में, बिहार में, झारखंड से लेकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक क्रांति का सेंटर तो यही था ना। तो उन्होंने ये सोच लिया कि इन लोगों को सेना में अब शामिल नहीं करना है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मार्शल कौम का। मार्शल कौम का मतलब उन्होंने क्या बताया कि जो पंजाबी मुस्लिम हैं, अफगानी मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये लड़ाकू लोग हैं, और जो यूपी बिहार बंगाल के लोग हैं ये डरको, कायर, हिंदू बनिया, और मुस्लिम भी हैं तो कन्वर्टेड हैं, बंगाली लोग हैं। इनको क्योंकि बंगाली राष्ट्रवाद बहुत चरम पर धीरे धीरे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के कई सारे उस समय उन्होंने तो क्या है कि इसको दबाने के लिए एक मार्शल कौम की कॉन्सेप्ट दिया था। इस मार्शल कौम को पश्चिमी वाले प्राउड के सेंस में देखते थे, हम लड़ाकी लोग हैं, हम बहादुर लोग हैं, और बाकी यूपी बिहार के हिंदू बनिया लोग और बंगाली मुस्लिम या बंगाली भाषी लोग भी बिल्कुल क्या हैं? बेकार हैं। अब ये हीन भावना तो उनके मन में पश्चिमी लोगों में थी ही। जब 1948 में संविधान सभा पाकिस्तान की बन रही थी तो एक बंगाली नेता धीरेन्द्र नाथ दत्त ने एक प्रस्ताव लाकर दिया कि उर्दू के साथ बंगाली भाषा को भी राजकीय भाषा बनाई जाए। तो ये नेचुरल है। भारत में देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, हर भाषा को स्पेस दिया गया है कि वो भारतीय संविधान में क्या कर ले, अपने लिए जगह खोजे। हुआ क्या कि इसका विरोध किया गया। लोगों ने कहा नहीं, उर्दू एकमात्र भाषा बनेगी। ये समझने की जरूरत है। ये तो मतलब जाति मामला लग रहा है, बिल्कुल जाति कर रहे हैं आप। तो आपने क्या किया, उर्दू भाषा को थोपने की और बंगाली लिटरेचर बहुत डेवलप है, पुराना है, उर्दू से भी इनफैक्ट पुराना है। जो बंगाली इतिहास है, संस्कृति है, वो तो बहुत पुराना है, वहाँ प्राउड भी लोगों में है। तो आपने तो उर्दू भाषा उन पर क्या कर दी, थोप दी। बड़ी विडम्बना है। यूपी बिहार की भाषा उर्दू थी जी। अलीगढ़ आंदोलन ने पाकिस्तान आंदोलन बनाया और उन्होंने पाकिस्तान वाले पंजाब पे भी थोप दिया और बांग्लादेश में भी थोप दिया, जबकि पंजाब की भाषा तो पंजाबी है ना, पर उन्होंने उर्दू वहां ले जाकर थोप दिया और फिर पूरे पाकिस्तान की भाषा क्या बना दी, उर्दू बना दी। जबकि पाकिस्तान में भी देखिए सिंध है, बलोच हैं आज, इसीलिए वहाँ संघर्ष चल रहा है। अलग अलग वहाँ पे भी बहुत सारी भाषाएं हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ एक ही भाषा है। तो यही काम देखिए श्रीलंका में क्या हुआ कि तमिल भाषा को नीचे करके सिंहली भाषा थोप दी गई, तो तमिलों का संघर्ष। दुनिया भर में भाषाई संघर्ष हर जगह की स्वाभाविक गति है, कहीं ना कहीं संघर्ष उसके कारण क्या रहता है, विद्यमान रहता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि भाषा को लेकर 1948 में बीच पड़ गए। उससे बुरी बात क्या रही कि कायदे आजम का बहुत बड़ा क्या था, एक औरा था जी। कायदे आजम जब बंगाल गए मार्च 1948 में, तो लोगों ने ये सोचा था कि कायदे आजम शायद उनकी बात को समझेंगे। और ये बंगाली क्यों सोच रहे थे? पाकिस्तान का आंदोलन देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान में विकसित नहीं हुआ है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनी पहली। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। 1940 में मुस्लिम लीग में जब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ तो एक बंगाली फजलुल हक, जिसको बाद में लोग शेरे बंगाल कहते थे, उसने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। उसकी अगली बात देखिए, 1946 में जब ये हो रहा था कि पाकिस्तान बनेगा कि नहीं, उसके लिए एक रेफरेंडम, चुनाव को लोग रेफरेंडम जनमत संग्रह के रूप में, केवल बंगाल प्रांत ऐसा था जहां पर पूर्ण बहुमत मिली। जिन्ना ने यहां तक कहा था सुहरावर्दी को चिट्ठी लिखकर कि अगर आप ना होती तो पाकिस्तान की आत्मा मर जाती, पाकिस्तान कभी बन न पाता।
आगे चलकर बताएंगे उन्हीं सुहरावर्दी को कौम का गद्दार, पाकिस्तान का गद्दार घोषित कर दिया गया और उन्हीं सुहरावर्दी ने अवामी लीग का गठन किया, जिस पर आगे चलकर शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति सेना बनाई और बांग्लादेश आंदोलन को आगे क्या किया, बढ़ाया। मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिसने ढाका में रेजोल्यूशन जो लेकर आए वो मुस्लिम जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई वो रेजोल्यूशन में लेकर ही पाकिस्तान आएगा, उनको भी मुस्लिम लीग ने बाद में अलग कर दिया, नहीं डिसोन कर दिया। देखिए क्या है, कहने का मतलब ये था, बंगाली ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान को बनाने में खून हमारा ज़्यादा लगा होगा, हमारी मेहनत, हमारा विचार ज़्यादा है। हमने मुस्लिम लीग बनवाई जी, हमने 1946 के चुनाव में जिता कर दिखाया। 16 अगस्त 1946 को जब जिन्ना ने कहा लड़के लेंगे पाकिस्तान और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, तो दंगे कहाँ हुए, कलकत्ता में। और दंगों कराने का सारा जो ऊपर दिया था वो सुहरावर्दी को कहा जाता है, उन्हें बंगाल का कसाई कहा जाता है। उन्होंने हिंदुओं का एक जीनोसाइड करा दिया, जिससे नेहरू और पटेल पर दबाव आया कि जल्दी से पार्टीशन को स्वीकार कर लिया जाए। तो उधर के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना था कि पाकिस्तान को बनाने में तो हमारा मेजर रोल है, पंजाब का रोल क्या है, पर डोमिनेट कौन कर रहा है, पंजाब। और पंजाब डोमिनेट क्यों कर रहा था, मैंने कहा था सेना और प्रशासन में 90% लोग कौन थे, पंजाबी थे। उनको लग रहा था कि इनको सत्ता में मौका नहीं मिलना चाहिए और लोकतंत्र आएगा तो बहुमत में कौन है, बंगाली। 56% कौन है, बंगाली। चुनाव होगा तो जाहिर बात है सत्ता इन्हीं की क्या होगी, बनेगी। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि इनको सत्ता में आने का क्या मिले, मौका मिले। तो बीज तो 1947 में ही पड़ गए थे। दो अननेचुरल एरिया जो आपस में धर्म के नाम पर जुड़े थे, उनमें भाषा के नाम पर विवाद 1948 में शुरू हुआ। और असली चीज़ बढ़ी कब, जब 1952 में बंगाली भाषा को लेकर एक आंदोलन शुरू हो गया। 21 फरवरी को शुरू हुआ, वो मातृभाषा दिवस के रूप में दुनिया भर में क्या किया था, मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बंगालियों की भाषा को स्पेस मिलना चाहिए और सत्ता और शासन में उनके लिए जगह होनी चाहिए। जी। मांग उनकी जेन्युइन थी। उनका कहना था कि वो ये नहीं कहते अलग देश बनाओ, उनका कहना था कि भाई चुनाव कराओ, लोकतंत्र लाओ और एक फेडरेशन ऐसी बनाओ जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी शासन सत्ता में क्या मिले, मौका मिले। आप खुद सोचिए कि 1965 तक हालत ये था कि कर्नल से ऊपर रैंक के अधिकारी बंगाली लोग 2% से कम थे पूरी सेना में। अच्छा। प्रशासन में भी उनका हिस्सा 15-20% से भी क्या था, कम था। और उल्टा दूसरी तरफ क्या देखिए, ईस्ट पाकिस्तान या जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसका अर्थव्यवस्था में योगदान 3/4 पर 2/3 से ज़्यादा था, 65-70% था। लेकिन बजट में उनका हिस्सा 25% था। यानी वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बावजूद सेना, शासन, प्रशासन में उनकी भूमिका नहीं। और उल्टे अब कहा जा रहा है कि उर्दू तुम्हें सीखो। भाई जो आदमी शुरू से बंगाली भाषा पर गर्व कर रहा है, उसका अतीत बेहतर है, वो अपनी भाषा, आपको कल को कहा जाए हिंदी छोड़ के मलयालम अपना लो, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। और मलयालम सीखोगे तभी तुमको मिलेगा सरकारी नौकरी मिलेगी, ये तो और मुश्किल काम है। तो रिसेंटमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि वहाँ भाषाई आंदोलन तो शुरू हो चुका था, पर असली बीज डाला 1958 में जब जनरल अयूब ने क्या किया, मार्शल लॉ घोषित किया। तो मार्शल लॉ घोषित होने के बाद दरअसल सेना ने कंट्रोल करना पूरे एरिया को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जब सेना को कंट्रोल करना शुरू किया तो उसमें हमने कहा बंगालियों का रोल तो सेना में वैसे भी कम था। कहा जाता है कि जनरल अयूब खुद भी नहीं चाहते थे कि ये जो ईस्ट पाकिस्तानी उनके साथ रहे। एक जस्टिस इब्राहिम कमेटी एक वो थी, उन्होंने सिफारिश की थी अयूब से कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ अगर आप बराबरी की बात नहीं करेंगे तो हमारे साथ वो रहेंगे नहीं। करेक्ट। तो कहा जाता है जनरल अयूब के एक लेफ्टिनेंट थे शेर खान पटौदी, उन्होंने कहा हम कौन चाह रहे हैं कि बंगाली हमारे साथ रुकें। अच्छा, इसका मतलब है कि उनके मन में भी था कि अलग हो जाएं। तो वैसे भी देखिए ना विनय सर की समझने वाली बात है कि चलो इस्लाम के नाम पे आपने एक किया, लेकिन ना तो आपका खान पान मैच करता है, ना ही ज़बान आपकी मैच करती है, ना ही रहन सहन का तरीका, ना ही पहनने का तरीका। मतलब जो बांग्लादेश का है या जो बंगाल एरिया का है, उसका पहनावा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो एक ही है, एक ही तरह का है।
नहीं, एक समझने की, देखिए भारत को भी देखिए तो भारत में भी खान पान व्यवहार सबके अलग है जी। तो भारत तो नहीं विभाजित हुआ। नहीं, रीजन नहीं, क्या है? भारत ने एक ऐसा संघीय ढांचा बनाया जहां हर राज्य और हर समुदाय को लग रहा है कि उसकी भागीदारी है। राइट राइट। फंडामेंटल राइट्स दिए गए, एक अच्छा संविधान दिया गया, सबको मौका दिया गया कि आप अपने लिए स्पेस तलाश कर सकते। तो ये काम पाकिस्तान भी कर सकता था, एक संघीय ढांचा बनाता, संघीय ढांचा में बंगाली और उर्दू दोनों को शामिल करता, हर आदमी को सत्ता शासन में बराबरी का मौका देता। पर मैंने अभी क्या बताया, अर्थव्यवस्था में 70% योगदान है ईस्ट पाकिस्तान का, जी। और बजट में 25% उनको हिस्सा मिल रहा है। कराची से जब राजधानी चेंज हुई वहाँ पर इस्लामाबाद, ये जनरल अयूब ने करवाया था जी। 1958 के बाद शुरू किया और 1963 में इस्लामाबाद एक शहर बसा। तो शेख मुजीबुर रहमान आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों पर पटसन की बू आती है, मतलब हमारा खून पसीना जो तुम निचोड़ के यहाँ बना रहे हो। यानी उनके अंदर एक रिसेंटमेंट था, उनको लग रहा था जो उनका हक है, जो उनका भूमिका है, वो शायद वहाँ पर मिल नहीं पा रही है जी। अगर ये इस समस्या का समाधान कर लेते, एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाते और दोनों को बराबरी का मौका देते तो शायद समस्या हल हो जाती। पर चूंकि उनके अंदर मैंने कहा ना, वो कहते थे, याद कीजिए हमने पहले एपिसोड में बताया था, हम मुगलों के वंशज जी, हम अरबी लोग हैं, हम टर्किश लोग हैं, हम मंगोलों और चंगेज खान के खानदान के। क्योंकि आपको पता, चंगेज खान तो मुस्लिम भी नहीं था, लेकिन अपने को जोड़ लिया और कहा कि ये बंगाली, वही अंग्रेजों वाला जो पॉलिसी थी कि ये बंगाली कायर हैं, इनको लड़ना नहीं आता। तो बंगालियों ने भी मुक्ति सेना बनाकर बता दिया कि भाई लड़ना भी आता है और तुमसे जीतना भी हमको क्या होता है, आता है। तो प्रॉब्लम की जड़ें कहीं ना कहीं रेसिस्ट अप्रोच में थी। ईस्ट पाकिस्तान को बराबरी का जो हक और हुकूक होता है वो उनको न देने की बात थी, उनके अधिकारों को क्या है ख़त्म करने की बात थी। उसको हो सकता है फिर शेख मुजीब ने इस फॉल्ट लाइन को समझ लिया और उन्होंने क्या किया, अपनी मांग रखनी शुरू कर दी कि भाई पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भूमिका मिलनी चाहिए। संविधान बन नहीं रहा था, 1956 में पहली बार संविधान बना तो 1958 में अयूब खान ने आकर उसको रद्द कर दिया। इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ सर कि अभी तक जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश जो अभी है और इसमें मुजीबुर रहमान जो वहाँ से जीते और बहुमत पाए, तो वहाँ कहीं तो डेमोक्रेसी थोड़ी दिख रही है, लेकिन अगर इस तरफ की वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस मिलिट्री का ही अभी तक दिख रहा है, कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है। देखिए इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान में होना जी, इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। इलेक्शन सही ढंग से 1970 में हुआ। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कहा गया ये संविधान सभा का भी रोल करेगी और सरकार भी चलाएगी। ओके। 1970 के इलेक्शन में राष्ट्रीय असेंबली में 313 सीटें थी, 167 सीटें अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने जीती जी। उसका रीजन था, एक तो बहुसंख्यक थे और ईस्ट पाकिस्तान से एक ही पार्टी लड़ रही थी, और यहाँ वेस्ट में तो जानते हैं कि सिंध अलग है, पंजाब अलग है, बलूचिस्तान अलग है, तो हर एरिया के अलग अलग पार्टी लड़ रही थी। तो मेजॉरिटी किसकी आ गई? शेख मुजीबुर रहमान की। बिल्कुल। यानी बहुमत की सरकार बननी किसकी चाहिए थी? शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया ही नहीं गया सरकार बनाने की। और कहा जाता है कि 1969 में जो शेख जो याहिया खान जनरल बने थे, जिन्होंने अयूब खान को डिस्प्लेस करके अपनी गद्दी बनाई थी और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे थे, उन पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रभाव था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुलकर कह रहे थे, इधर हम उधर तुम, यानी तुम उधर रहो हम इधर रहें। और वो राष्ट्रीय असेंबली का सम्मेलन जो होने वाला था उसको बुलाने ही नहीं दे रहे थे, केवल इस डर से कि कहीं शेख जो मुजीबुर रहमान हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न बन जाए जी। तो जब आप उनको रोकने की कोशिश करोगे तो शेख मुजीबुर रहमान के पास क्या विकल्प है? सही बात है। तब उन्होंने दिसंबर, अब याद रखिए, नवंबर में एक साइक्लोन आया भोला, लाखों लोग बंगाल में मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिली, कोई मदद भी नहीं, मुझे लगता है। दिसंबर में चुनाव हुआ 1970 में,
शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत प्राप्त किया, सरकार बनाने के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया। उससे पहले 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा को बचाने की कोशिश की और पूर्वी सीमा खुली छोड़ दी। तो बंगालियों को क्या लगा कभी भी आके हमारी और आप हमें बचाने भी नहीं आ रहे हो। 1963 में जनरल अयूब ने बंगाली संगीत पर, रविंद्र संगीत पर प्रतिबंध लगा दी। आप उर्दू को भाषा बना रहे हो। सबसे कई लोग एक मजाक में कहते हैं कि जिन्ना जब 1948 में आए तो अंग्रेजी में भाषण दिया कि उर्दू तुम्हारी राष्ट्रीय भाषा होगी। तो बंगाली लाखों की तादाद में खड़े थे, सुन रहे थे। एक तो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी, अंतिम में निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि उर्दू भाषा होगी, बंगाली हमारी भाषा नहीं होगी। तो ये जो पश्चिम और पूर्व के बीच में कल्चरल ज्योग्राफिकल डिस्टेंस था, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया जी। उनको लगा कि ये देश शायद उनका है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो उनको सेना प्रशासन सत्ता में भागीदार बनने का मौका दिया जा रहा है, कभी अगर आक्रमण होगा तो हमको खुला छोड़ दोगे, तुम अपनी रक्षा खुद करो, और अगर हम अपने हक और हुकूक की बात करते हैं तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा मार्च में हमने कहा था ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया जनरल टिक्का खान और कहा जाता है कि 30 लाख बंगालियों की हत्या कर दी। तो अब बंगालियों के पास हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि भाई हम अपने घर में होकर भी बेघर हैं और हमारा कोई बचाने वाला भी नहीं है, ना ही हमारी बात मानी जा रही है, ना ही हम कहीं कोई हक हमें मिल रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हमारा ही है पाकिस्तान को बनाने में और इकोनॉमी में भी सबसे ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा लोकतंत्र क्या करता है, लोगों की आवाज़ को, कहते हैं वॉइस को सुनता है जी। और उनके लिए चॉइस यानी एक प्लेट में रखता है कि तुम क्या चाहते हो और कैसे चाहते हो, हम तुम्हारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे जी। तो फिर जनता और सरकार के बीच के संबंध और बॉन्डेज क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर ऑटोक्रेसी बनती है तो जनता और सरकार के बीच में तार टूट जाते हैं, फिर धर्म के नाम पर जोड़ा जाता है जी। एक इमेजिन्ड फियर क्रिएट किया जाता है। जैसे आज भी पाकिस्तान की एकता किस पर है, भारत के नाम पर। भारत ने तुमको 1971 में तोड़ा, फिर तोड़ देगा, तुमको बचाने वाला कौन है, हम। आज भी कहा जाता है पाकिस्तान को 3A चलाता है, पहला अल्लाह, दूसरा अमेरिका और तीसरा आर्मी। लोग कहते हैं कई बार बोलचाल में, कहावतों में, कि सभी देश के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। रीजन क्या है कि आर्मी वहाँ पर प्रशासन चला रहा है। आज भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, आर्मी। आर्मी वहाँ बिजनेस करती है, रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। एक तो किसी पत्रकार ने कहा भी था पाकिस्तान के कि मैं भारत में सेना अध्यक्ष का देखता हूँ, घर देखता हूँ, तो वो एक छोटे से घर में रहता, रिटायरमेंट के बाद एक सामान्य लाइफ जीता है। पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष होता है, उसके पास लंदन में घर होते हैं, अमेरिका में घर होते हैं, उसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अंतर क्या है कि पाकिस्तान की सेना ने एक होल्ड कर रखा है पाकिस्तान पर जी। और सेना का होल्ड लोग स्वीकार क्यों करेंगे, जब एक भय दिखाया जाए, और भय कौन है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का भय दिखाया जाए तो लोगों को लगेगा कि आर्मी ही हमारी रक्षा कर सकता है। और आर्मी आज तक 1947 से 2024-25 तक अपने इस उद्देश्य में क्या रही, सफल रही जी। आज इमरान खान इसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं। यद्यप आर्मी ने इमरान खान को बनाया था, लेकिन अब इमरान खान को लग रहा है कि आर्मी हम रोड़ा बन रहा है, इसलिए वो आर्मी को ब्लेम करते हुए क्या होते हैं, दिखाई दे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पहले भी जब हमने चर्चा किया पिछले एपिसोड में कि ऐसी क्या वजह थी कि इंडिया में जो है वो कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ। अब मैं जब दुबई में था तो मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी थे, तो वो मुझे बताया करते थे कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी के जो सेना होते हैं, जो उनके जो रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं, उन्हें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, फ्री में बिजली, फ्री में ज़मीन, बहुत कुछ। अब जब मैंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तो नॉर्मल सिविलियन की तरह रहते हैं। जैसे हमारे कॉलोनी में देखिए बहुत सारे आर्मी के रिटायर्ड हैं, और नॉर्मली ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं चलता उनके साथ, वहाँ नॉर्मल रहते हैं। जो फौजी फाउंडेशन है और जो वेलफेयर फाउंडेशन है जी, उनका इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो जीडीपी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं की लोगों की। तो मुझे लग रहा है यही वजह है कि अभी भी जो साया है पाकिस्तानी आर्मी का,
पब्लिक के ऊपर से या वहाँ के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर से हट नहीं पाया है। बहुत मुश्किल ही है सफ़र। ये शेख मुजीबुर रहमान भी कहते थे कि पाकिस्तान में जो मुल्ला और आर्मी गठजोड़ है जी, इसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने ये, मैंने आपको चर्चा नहीं की, कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। जो सुहरावर्दी थे हमारे लिए तो कसाई थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा बहुत ज़्यादा हिंसा फैला दी। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो देखियो, तो कहते थे पाकिस्तान मेरी जान है, और कहा जाता है कि उनकी जान अयूब खान ने ले ली। तो हुआ क्या कि सुहरावर्दी ने, पहली बात उन्होंने बंगालियों के हक की बात करनी किसने शुरू की? सुहरावर्दी। सुहरावर्दी ने 1949 जब कायदे आजम की मृत्यु हो गई सितंबर 1948 में, तो सुहरावर्दी ने समझ लिया कि उनकी बात रखने वाला पाकिस्तान में कोई बचा, ईस्ट मतलब वेस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं बचा। तो उन्होंने अवामी लीग 1949 में बनाया, और शेख मुजीबुर रहमान तो उन्हीं के असिस्टेंट थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो यही गद्दी जो शेख सुहरावर्दी की थी वो किसने ले ली? शेख मुजीबुर रहमान। तो वहाँ पर जड़ें कहीं ना कहीं पहले से बीज पड़े हुए थे। अब वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा बन गया, भारत का, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अपना भी कुछ क्या था, स्टेक था। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के विभाजन की पृष्ठभूमि क्या हो गई, तैयार हो गई। जी, अच्छा, यहाँ पे भी एक अगर पर्सपेक्टिव अब वापस आते हैं भारत के हिसाब से, अभी तक तो हमने एक पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखा और वहाँ बहुत ज़्यादती हो रही थी बांग्लादेश में, जो अभी करंट बांग्लादेश है। उस समय अगर हम बात करें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही थी, उन्हें एक अलग ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इंडिया के लिए कैसे पॉसिबल हो पाया कि, क्योंकि इंडिया भी ऐसा नहीं था कि अपने आप में बहुत मजबूत था। अगर आप देखें तो 62 में वॉर हुआ, उसके बाद 65 में वॉर हुआ, उसके बाद 67 में भी एक वॉर चाइना के साथ, छोटा तो बहुत छोटा था, लेकिन वॉर तो हुआ लगातार। इंडिया जो है वॉर में बनी रही है और आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी, और एक दूसरी क्राइसिस ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो है भुखमरी और नौकरी की बहुत कुछ की अपने आप को स्टेब्लिश करने की जद्दोजहद लगी हुई थी, वहां से ऊपर से ये बांग्लादेश का मामला। तो ऐसे में कैसे ये डिसाइड कर पाया इंडिया की नहीं भाई चलो इसमें हमें शामिल होना चाहिए? नहीं, देखिए ये बात सही है कि 1965 तक तो लगातार युद्ध में हम थे। बिल्कुल। 1966 से 69 के बीच में भारत में आर्थिक संकट बहुत गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा। जी जी जी। और दूसरा 1966 से 69 के बीच में भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा थी। जी। इंदिरा जी जैसे ही गद्दी पे बैठी तो एक पुराने जो कांग्रेसी थे, जो ओल्ड स्कूल माने जाते थे, उसमें मोरारजी देसाई थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, कामराज थे, इन्होंने सोचा था पहले कि इसको इंदिरा गांधी को पपेट बना कर रखें। इंदिरा जी पपेट बनने वाली थी नहीं, तो इन्होंने इंदिरा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, इंदिरा जी के खिलाफ, इनको गद्दी से क्या किया जाए, हटाया जाए। उधर इंदिरा जी अपनी नए लोगों को इकट्ठा करके अपनी ताकत को क्या कर रही थी, आजमा रही थी। तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी था। पर ये जरूर कहेंगे कि भारत अपने आंतरिक संकटों के बावजूद इतना समझ रहा था कि अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया जी, तो हमारे लिए क्राइसिस बढ़ जाएगी। मैंने आपसे कहा था 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ जी, और अप्रैल में 1 करोड़ शरणार्थी कहाँ पहुंच गए, भारत। जी। उन्होंने क्या किया, एक तो नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी चेंज कर दी। अब आप बताइए, हाँ। वेस्ट बंगाल में कोई बंगाली आएगा तो उसकी भाषा एक, कल्चर एक, उसको अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन कोई त्रिपुरा जाएगा, कोई असम जाएगा, कोई नागालैंड जाएगा, तो वहाँ लोग थोड़ी स्वीकार करेंगे जी। और वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की अपनी प्रॉब्लम है। वहाँ क्या है, जात, जैसे मणिपुर है, मणिपुर चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, 10% वैली है, 10% केवल घाटी, और 90% पॉपुलेशन वैली में रह रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ कृषि करना क्या है, आसान है, और कल को 1000 आदमी वहाँ और घुस जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई। और दूसरा आपको पता है जो चिकन नेक है, ऊपर भूटान और नेपाल के बीच में देखिए चाइना है जी, और नीचे क्या है, ईस्ट पाकिस्तान, और ये 22 किलोमीटर की पट्टी है, पतली सी जो है, पतली सी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो सिक्किम के नीचे, हाँ, जो जोड़ती है किसको, नॉर्थ ईस्ट को, रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से क्या करती है, जोड़ती है। अगर वहां पर क्राइसिस हो जाए तो भारत का संकट तो बहुत ही क्या होगा, गहरा होगा। भारत को ये था कि शरणार्थियों का भी संकट था, उधर 1964 में परमाणु बम बना ही लिया था, नॉर्थ ईस्ट के सारे आतंकवादी कहाँ शरण ले रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में। तो उनको लगा कि कल को हमारा फ्रेंडली नेशन हो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान में, तो कम से कम बस पूर्वी फ्रंट हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा।
तो भारत के अपने स्टेक थे, इसलिए भारत चाहता था कि क्या हो जाए, अलग हो जाए जी। तो भारत का, लेकिन हाँ हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था भारत ने काम जल्दीबाजी में, अप्रैल में प्रॉब्लम शुरू तो हुई। उस पर डिस्कशन हमने पिछले एपिसोड में ही किया कि क्यों ऐसा हाँ, लेट भारत ने इंतजार किया सही समय का, डिप्लोमेटिकली पूरे वर्ल्ड में ये नरेट किया कि हमारी मुश्किलें क्या हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है, हमने पाकिस्तान पर युद्ध नहीं दे पा। ऑपरेशन चंगेज खान पर पिछली बार हम लोगों ने बात कर ही ली थी। तो कुल मिलाकर भारत ने बहुत सधे हुए, इसीलिए कहा जाता है कि 1948 का युद्ध हो, 62 और 65 का युद्ध, हम प्रिपेयर नहीं थे मेंटली, फिजिकली, ना कोई स्ट्रेटेजी थी, बस हम डिफेंस कर रहे थे जी। 71 का वॉर भारतीय सेना का न अदम्य साहस है बल्कि एक बेहतर रणनीति, बेहतर समन्वय। हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, तीनों आर्मी का समन्वय था, रॉ और आईबी का समन्वय था, और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में भी क्या था, समन्वय था। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था और इसीलिए 13 दिन की लड़ाई में हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि 93,000 सैनिक उसके सामने क्या करें, समर्पण। और हमने कहा विश्व इतिहास में अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि विश्व की 10 आर्मी में पाकिस्तान है, इतनी बड़ी सेना को कोई समर्पण करवा पाए। कमाल का ये एक और चीज़ मुझे एक दिख रहा है, अगर मैं बाहर से देखूं तो इंडिया खुद धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, खुद से अपनी अंदरूनी जंग है उसके बावजूद भी वो इसे संभालने में कामयाब हो रहा है। वो आज तक हो रहा है, आज तक हम कर, जो आपने कहा ना कि एक स्ट्रक्चर्ड सोच के साथ था। हमने पहले ही सोचा कि जब हमारा मुल्क आज़ाद होगा तो हम इस तरह से एक इंक्लूसिव सोसाइटी को लेकर, सबको एक साथ लेकर, सभी के कल्चर, रिलीजन, जात, धर्म और भाषा को इक्वल रिस्पेक्ट देके चलेंगे। तो शायद यही एक जोड़ था जिसकी वजह से हम एक साथ मजबूती से रह पाए और टूटा नहीं मामला, और ना ही हम पे कभी आर्मी या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत असर पड़ा। वहीं पाकिस्तान में डामाडोल मामला था, लैंग्वेज भी उनकी अलग अलग, लेकिन उनको एक बाहरी लैंग्वेज चाहिए। एक्चुअली तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, इंडिया की लैंग्वेज की बनी उर्दू इंडिया में। अगर यूपी बिहार की लैंग्वेज उस समय अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से बिहार की लैंग्वेज उर्दू तो यूपी बिहार की लैंग्वेज। क्योंकि वही जो मैंने इतिहास या लोगों से सुना, इतिहासकारों से, कि भाई सेना में बोलने के लिए उन्होंने उर्दू जबान, उसमें दिल्ली सेंटर जी, और वही उसमें फारसी भी है, संस्कृत के वर्ड्स भी हैं और हिंदी के वर्ड्स भी हैं। मुगल या सल्तनत का सेंटर दिल्ली और आगरा था, तो इसी के आसपास विकसित होगा ना। और मतलब देखा जाए तो वो हमारी भाषा को ले जाके अपनी भाषा बनाना चाह रहे थे, और खुद की जो इतनी भाषा थी कॉम्प्लेक्स, जबकि वहां पे पंजाबी का डोमिनेंस था, सिंधी तो और उसके बाद सिंध भी है जो कि ज्यादा बड़े इलाके में है, उसके बावजूद भी उसको उर्दू चाहिए था। सरगाई भी है वहां पर, अगर वहां पे तो मुल्तान भी है, वहां पे अलग अलग भाषा है। तो लेकिन दिखाना था कि भाई हम चूंकि यहाँ से पढ़े लिखे कुछ गए होंगे, जिनको भटका के या ये करके भेजे गए, यूपी बिहार के लोग हैं, अब यहाँ के लोग हैं राजनीति से शुरू से ही परिपक्व, तो उन्होंने हम ही अपना चलाएंगे। तो उन्होंने जो भी चीजें वहां पे फ्रेम की उसमें वो फंस गए, और इसीलिए विरोध का उनको सामना करना पड़ा। यहाँ तो हो गया कि एक बांग्लादेश जो है वो फॉर्म हो गया, और इसलिए इंडिया ने हेल्प भी की, और यहाँ पे देखा जाए तो सक्सेसफुल भी इंडिया का मामला हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये बांग्लादेश बन गया तो फिर पाकिस्तान का हुआ क्या? इसके बारे में कभी चर्चा होती नहीं है, अभी भी स्ट्रगल करता दिखता है, लेकिन उसके इमीडिएट बाद क्या हुआ? देखिए क्या हुआ, मैंने कहा था पाकिस्तान के इतिहास में, और वहां तो लगातार मिलिट्री रूल रहा, लोकतंत्र तो नाम का कोई चुनाव ना हुआ नहीं। अभी भी मुझे वैसे ही लगता है। नहीं, 1971 तक तो बिल्कुल नहीं था जी। भाई जनरल अयूब 10 साल थे, 1968 से 69 तक 10-11 साल वो थे। उसके बाद कौन थे? याहिया खान थे। 1958 से पहले इस्कंदर मिर्जा थे गवर्नर जनरल। वो इस्कंदर मिर्जा भी कौन थे? आर्मी के आदमी थे। और वो मीर जाफ़र के ख़ानदान, वही मीर जाफ़र जिन्होंने सिराजुद्दौला, आज भी मीर जाफ़र गद्दारी का प्रतीक, जैसे भारत में जयचंद को गद्दारी का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही पाकिस्तान के इतिहास में अभी भी लोग मीर जाफ़र को सबसे बड़ा क्या मानते हैं? गद्दार। उन्हीं के बड़पोते या खानदान के, उन्हीं को अपने गद्दी पे बैठा ये क्या तो बंगाली थे इस्कंदर मिर्जा। तो वहाँ तो आर्मी का ही मेन, मतलब जो पूरा अगर पाकिस्तान का वो देखेंगे तो आर्मी का ही था। आर्मी ने अपने को मार्शल कौम के, क्योंकि पंजाबी ज़्यादा थे और अफगानी थे, तो उन्होंने अपने को मार्शल कौम के रूप में दिखाया था। वो कहा करते थे कि चुटकियों में जीत लेंगे भारत को। अच्छा। वो बनिए हिंदू, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, जब 65 का अटैक हुआ था, तो एक किसी ने स्टेटमेंट दिया था कि सुबह की शाम
लाहौर में, और शाम की चाय हम दिल्ली में जाए, मतलब दिल्ली तक उन्होंने कहा हम कब्जा कर लेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अच्छा वो शाम की चाय जब दिल्ली पीना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ अयूब खान तो बहुत मोटे तगड़े हैं, उनको आने में थकान हो जाएगी, क्यों ना हम लाहौर चलकर वहीं उनका स्वागत कर लें। तो भारतीय सेना लाहौर पहुंच गई। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो आर्मी ने एक ऑरा क्रिएट किया था बहादुर लड़ाकू कौम में, 1971 में वो ऑरा बबल फूट गया जी। लोगों का ट्रस्ट था कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी लड़ाकू हैं, भारतीयों को मसल कर रख देंगे। 93,000 सैनिकों के समर्पण ने तो सारा क्या कर दिया, धो दिया जी। तो सबसे पहले सख्ते में कौन आई, पाकिस्तानी आर्मी जी। उन पर ट्रस्ट लोगों का तो बैरकों में लौट गई, और उनके जनरलों में अंदर ये गुस्सा, नाराजगी, क्या होगा, क्योंकि अब आर्मी तो हमने कहा वहाँ बिजनेस भी चलाती है, उसी का कंट्रोल है हर जगह पर। और अब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बचा नहीं पाए, बांग्लादेश तो खो गया। अब उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि कॉन्स्पिरेसी थी, और उनकी भाई कॉन्स्पिरेसी थी तो तुम बचाए क्यों नहीं, ये बात लोगों ने प्रश्न पूछा जी। यहीं पर पाकिस्तान में एक विचार ये चला कि आमने सामने की लड़ाई लड़कर भारत को हम हरा नहीं सकते, और हमें भी विभाजन करना, विशेषकर कश्मीर लेना है। वो जो थ्योरी थी ना कि पाकिस्तान जब 1934 में चौधरी रहमत अली में अपना एक आर्टिकल लिखा था नाउ और नेवर में, अभी नहीं तो कभी नहीं में, पाकिस्तान को 2 शब्दों में विभाजित किया था। पाकिस्तान एक भूगोल है, पी से पंजाब, ए से अफगानिया, वो जो बॉर्डर इलाका वजीरिस्तान का, के से कश्मीर, आई से इंडस, और अस्तान से बलोचिस्तान। उसमें के हटा दो तो आज पाकिस्तान वही है। तो उनको लगता था जब तक कश्मीर नहीं मिलेगा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। तो ये जो वर्ड पाकिस्तान आया, क्या इसी से आया है या फिर? हाँ, इसी से। चौधरी रहमत अली ने 1934 में इसी पर पूरा लेख लिखा। अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा था पाकिस्तान का मतलब पाक मतलब प्योर, और अस्तान अरबी लैंड मतलब लैंड ऑफ प्योर। अब कितना प्योर है वो अलग मुद्दा है, पर लैंड ऑफ प्योरिटी, और वो पाकिस्तान जो भूगोल था यही उसने कहा था। इसीलिए तो कश्मीर के लिए पाकिस्तानी परेशान है कि कश्मीर मिलेगा तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। और उनका कहना है कश्मीर न देकर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं कर रहे। तो 1971 में जब सेना हार गई तो उसने ये सोचना शुरू किया कि आमने सामने की लड़ाई में उनसे जीतना क्या है, मुश्किल है। और यहाँ से अमेरिका भी समझ गया कि भारत का तो कद बढ़ गया है, और सोवियत संघ तो खुलकर उसके साथ है। बिल्कुल। यहाँ से प्रॉक्सी वार का कॉन्सेप्ट से हुआ। 71 के बाद खालिस्तान पहला एरिया जी, दूसरा कश्मीर, और तीसरा नॉर्थ ईस्ट पर कहा गया फोकस बढ़ाओ, भारत को अंदर से तोड़ो। जुल्फिकार अली के शब्दों में, भुट्टो के शब्दों में, भारत के शरीर में इतने घाव करेंगे, शरीर के अंदर, बाहर नहीं, जी। अंदर इतने घाव करेंगे कि भारत घुटनों के बल बैठकर कश्मीर अपने आप दे देगा। तब 71 के बाद देखेंगे खालिस्तान आंदोलन में बीज डालने अब क्या होंगे, शुरू होंगे। 80-81 कभी खालिस्तान पे हम लोग चर्चा करेंगे तो बताएंगे कैसे कनाडा सेंटर बना। कनाडा जो है वो कैसे खालिस्तान आंदोलन का 81 के बाद क्या बना, सेंटर बना। ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का परिणाम था। अमेरिका ने पीछे से, पाकिस्तान और चाइना ने आगे से भारत की अंदरूनी समस्याओं को बढ़ाया, छद्म युद्ध लड़ना शुरू किया, और कहा आमने सामने की लड़ाई हमें नहीं लड़नी, क्योंकि भारत से जीतना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो 71 के बाद ये स्थितियां आईं, लेकिन जल्दी ही जो जुल्फिकार अली भुट्टो नए हीरो बनकर आए थे, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट करवा लिया, 93,000 सैनिकों को वापस करवा लिया शिमला एग्रीमेंट के बाद। भारत ने जो वेस्ट पाकिस्तान का एरिया कब्जा किया था, ईस्ट पाकिस्तान, वो हमने छोड़ दिया। वेस्ट पाकिस्तान का बहुत सा एरिया हमने कब्जा कर लिया जी, वो भी हमने छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जी की स्ट्रेटेजिक थोड़ी गलती भी थी, कई लोग मानते हैं ऐसा। उसके बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो गए और वहाँ के प्रधानमंत्री बने, वहाँ सत्ता चलाई, लेकिन जिस आदमी को उन्होंने अपना चेला माना था, जनरल जियाउल हक, उसने जल्दी उनका तख्ता ही नहीं पलटा, बल्कि उनको फांसी क्या दी, सजा दी पब्लिकली। और उसको अमेरिका ने कैसे सपोर्ट किया किसी और मुद्दे पर। मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। गैरिसन स्टेट जो किताब लिखी ना, मैंने आपको बताया था, जो स्वीडिश इतिहासकार हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, वो यही कहते हैं कि गैरिसन स्टेट का मतलब ही होता है कि जहां मिलिट्री डोमिनेट करे सिविलियन गवर्नमेंट। मैंने कहा था कि नेहरू जी की सबसे बड़ी योग्यता क्या थी। जैसे ही भारत में आज़ादी मिली, पहले तो उन्होंने काम क्या किया कि जो आर्मी का एक कमांडर इन चीफ होता था वो पद खत्म कर दिया। ब्रिटिश आर्मी कमांडर इन चीफ पाकिस्तान में नहीं खत्म हुआ, भारत में क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, उन्होंने कमांडर इन चीफ का जो बंगला था बहुत बड़ा दिल्ली में, उसको खाली करा लिया और उसमें खुद शिफ्ट हो गए। 3 मूर्ति भवन उसका नाम रखा जी। वो जो 3 मूर्ति भवन है वो ब्रिटिश आर्मी का हेड आकिन्लेक उसमें रहते थे। इससे मैसेज उन्होंने आर्मी को क्या दिया कि भैया सिविलियन सुप्रीमेसी यहाँ रहेगी, यहाँ आर्मी की सुप्रीमेसी नहीं रहेगी। एक सेंट्रल कमांड का जो सेंस था वो 2019 में फिर से बना है आज की स्थिति में। उससे पहले तीनों सेनाध्यक्ष बराबर हैं, तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, उनको आपस में अलग रखा गया। डिफेंस सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है, उसके अंडर में तीनों को रखा गया। ब्रिटिश इंडिया में जो कमांडर इन चीफ होता था गवर्नर जनरल के पैरेलल होता था, वो पैरेलल पावर रखता था। भारत में क्या किया नेहरू जी ने, डिफेंस मंत्रालय रखा, उसका हेड कौन है, डिफेंस मिनिस्टर जो चुना गया व्यक्ति है जी। उसके अंदर में ब्यूरोक्रेट डिफेंस सेक्रेटरी है और उसके अंडर में तीनों लोग हैं। तो सिविलियन सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर दी। ये काम पाकिस्तान में नहीं हुआ। सेंट्रलाइज कमांड था, सेंट्रलाइज सिस्टम था और ये था कि हम लोग तो मार्शल लोग हैं, हम तो दुनिया को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। परमाणु बम बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हम पूरी इस्लामिक दुनिया के नेता हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, किसी और इस्लामिक कंट्री के पास परमाणु बम नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि हम इस्लाम की दुनिया के नेता हैं। बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं अलग मुद्दा है, पर उन्होंने अपना दावा रखा। हाँ, ये है कि 1971 के बाद वो ये समझ गए कि इंडिया से पार पाना, आमने सामने की लड़ाई तो संभव नहीं है। एक काम हम लोग ज़रूर कर सकते हैं कि किसी तरह से ये प्रॉक्सी वॉर करके भारत की अंदरूनी समस्याओं को हम लोग क्या कर दें, आगे बढ़ाने का काम करें। आपने जो एक बात कही थी ना, वो बात मुझे यहाँ पर इतने कॉन्वर्सेशन के बाद अब समझ में आ रही है और अभी भी रेलेवेंट मुझे दिख रहा है। जब आपने कहा था कि जब इंडिया के बनने की बात हो रही थी, इंटीग्रेटेड इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया, उस समय जो इस्लामिक आर्क के बारे में सोचा था जिसने भी, वो कितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला आदमी होगा कि उसकी वो पॉलिसी आज भी वहाँ इम्प्लीमेंटेड दिख रही है और वो डिस्टर्बेंस आज भी दिख रहा है। और सेम चीज़ जो आपने बताई, वही चीज़, वही पैटर्न आज भी है कि उनके पास भी वैसे ही, अगर तालिबान की बात करें या फिर इस तरह से और भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हुए, तालिबान तो चलिए अभी एक शासन में आ गया, एक अलग हो गया, लेकिन उससे पहले जो वॉर में इस्तेमाल हुआ एक अलग ही था उसका मामला। वो कभी अफगान, देखिए क्या है, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जी आफ्ताब जी। कभी मुद्दा अफगानिस्तान पर चर्चा हो, कभी कश्मीर पे अब आपने शुरू करा ही दिया है, तो कभी कश्मीर पे चर्चा हो, कभी खालिस्तान के मुद्दे पे चर्चा हो, तो हम बताएंगे आज का जो पाकिस्तान है वो सिर्फ जनरल जियाउल हक की देन जी। 1978 से पहले का पाकिस्तान खुला पाकिस्तान है, लिबरल थोड़ा बहुत था। ये जो जनरल जिया है ना, इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तय, आज का जो फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में, उसका एक ही आदमी योगदान है, जनरल जिया। ख़ास बात क्या है, जब तक जनरल जिया अमेरिकन स्ट्रेटजी में यूज हो रहे थे तब तक तो इनको सपोर्ट किया, और जब जनरल जिया के प्लेन एक्सीडेंट में वो हो गया, मर गए, आज भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आरोप लगाते हैं कि वो अमेरिका वालों ने ही कराया। तो सोच लीजिए, अमेरिका वालों के लिए जब तक आप यूज में हैं तब तक तो करते हैं, चाहे तालिबान हो चाहे जो हो। मैं वही आर की बात कर रहा था कि अभी भी वो नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है आज की डेट में भी। तो ये कितनी खतरनाक सोच का हिस्सा है, वो हम लोग के सोच से तो परे है। तो इसी के साथ ही बहुत कुछ हम लोगों ने जाना अपने पिछले कई एपिसोड्स में कि किस तरह से 1971 का जो इंडो पाक वॉर था वो सिर्फ एक वॉर नहीं था, वो इंडिया के लिए एक अहम राष्ट्र का दर्जा देने वाला वॉर था, जिसमें कि इंडिया ने साबित किया कि वो कितना स्ट्रांग है, पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है, आर्मी के वाइज में, आर्मी के तरफ से भी देखा जाए तो कितना स्ट्रांग है, और अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोल दिखाया है इंटेलिजेंस ने। तो ओवरऑल एक सुदृढ़ राष्ट्र या एक मजबूत राष्ट्र होने का संदेश। कहा भी है ना कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है, हम लोग में कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, आज भी उन समस्याओं को हैं, फिर भी हम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार आगे की तरफ चल रहे हैं। बस दुआ है कि हम सब इसी तरह से एक साथ मिलकर जो बाहरी ताकत है उनसे लड़ते रहें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, नोक झोंक तो हर परिवार में चलती है, उसको अगर किनारे करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से हम दुनिया के लिए आज भी एग्जाम्पल हैं, कल भी एग्जाम्पल रहेंगे, आने वाले वक्त में भी एग्जाम्पल रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे इंसाइट्स हम सबको सुनने को मिले और जो चीज़ें हम विजुअलाइज कर पाए हैं वो कमाल का है। तो अगर आपने हमारे ये सीरीज़ को नहीं देखा है तो सभी एपिसोड्स को देखिएगा, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव आपको 1971 इंडो पाक वॉर का इसमें दिखाई देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे कमेंट्स में भी अपने जो बातें हैं शेयर हमसे ज़रूर कीजिएगा। कुछ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ, टॉपिक के साथ हम एक बार फिर से शामिल होंगे। जैसा विनय सर ने कहा कि बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर एक एक मुद्दे को उठाए जाएं तो कई सारे एपिसोड्स आपको यहाँ इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिएगा कि आप किस मुद्दे पर हमसे चर्चा चाहते हैं कि हम वो चर्चा करें, आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा वो भी हमें बताइएगा। और हम ऐसे ही नए एपिसोड्स के साथ, नई जानकारी के साथ, नए मुद्दे के साथ आप सबसे जुड़ते रहेंगे और आपको जो बातें नहीं मालूम है वो बातें भी सर से पता चलेंगी। विनय सर, सच में बात करके ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कोई पीएचडी की डिग्री ले ली है नॉलेज में, और मज़ा आ गया। मतलब एज ए लेमैन, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा रुझान रहा है मेरा, लेकिन जिस तरह से आपने हिस्ट्री को बताया है वो कमाल का है और ये दर्शक भी देखकर ज़रूर बताएंगे। आज तक उन्हें जो चीज़ें पता थीं वो एक अलग रूप में आपने उनको बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।